Hello everyone, this is part 3 of class 9th NCERT History Chapter 3 Nazism and the Rise of Hitler Hitler's Rise to Power। तो देखो हम पार्ट 2 में ना जान के आए हैं कि ये जर्मनी की इकोनॉमिक्स वगैरह पॉलिटी उस टाइम पर ना काफी दिक्कत में थी, क्राइसिस चल रहा था। तो ये सब क्राइसिस जो चल रहे थे ना सोसाइटी में, इसके कारण हिटलर को ना एक पावर में आने का मौका मिल गया था। तो हिटलर का जन्म देखो ऑस्ट्रिया में 1889 में हुआ था और हिटलर का यूथ जो है वो पॉवर्टी में बीता था। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गई थी ना, तो हिटलर ने आर्मी के लिए एनरोल कर दिया था। तो वो फ्रंट पे ही मैसेंजर की तरह काम कर रहा था, फिर वो एक कॉर्पोरल बन गया और उसकी उसको ना उसकी ब्रेवरी के लिए मेडल्स भी मिले थे। तो ये जो जर्मन्स की डिफीट थी ना, इसके कारण हिटलर काफी तंग हो गया था और वर्सलिस ट्रीटी के कारण वो और ज्यादा नाराज हो गया था। तो 1919 में ना उसने एक छोटा सा ग्रुप ज्वाइन कर लिया, जर्मन वर्कर्स पार्टी। और फिर बाद में देखो उसको वो हिटलर का ही बन गया, हिटलर उसको लीड कर रहा था और उसको उसने नाम दे दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। बाद में इसी पार्टी को नाजी पार्टी कहा गया। 1923 में ना हिटलर ने प्लान किया कि वो बावरिया का कंट्रोल ले लेगा, मतलब बावरिया को कब्जा लेगा और फिर वो बर्लिन में मार्च करके पावर को अपने हाथ में ले लेगा। लेकिन वो इसमें ना फेल हो गया, फिर उसको अरेस्ट भी कर लिया गया, देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। नाजीज ना लोगों का सपोर्ट नहीं जीत पा रहे थे 1930s की स्टार्टिंग तक ना, क्योंकि थोड़ा सा उस टाइम पर ऐसा माहौल नहीं बना हुआ था। लेकिन ग्रेट डिप्रेशन का टाइम जब आया ना, तब नाजिज्म एक मास मूवमेंट बन गया था, लोगों में पसंद भी आने लग गया था। तो 1929 में हमको पता ही है कि बैंक्स और बिजनेसेस बंद हो रहे थे, वर्कर्स अपनी जॉब्स खो रहे थे और मिडिल क्लास भी है वो डरा हुआ था, नाराज था, उस टाइम पर अभाव की स्थिति थी ना। तो ऐसी सिचुएशन में नाजी प्रोपेगेंडा जो था ना, प्रोपेगेंडा क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइप के मैसेज को इस तरह से एम ये रहता है उसका कि उस वो ना लोगों को इन्फ्लुएंस करे, मास पीपल को इन्फ्लुएंस करे। पोस्टर्स भी यूज करते हैं, फिल्म्स भी यूज करते हैं, किसी भी तरह से। तो जो नाजी का प्रोपेगेंडा था ना, उसने लोगों के मन में एक अच्छे फ्यूचर की होप जगा दी थी। देखो 1928 में नाजी पार्टी जो थी ना, उसको सिर्फ 2.6% वोट्स मिले थे रिच में, जो जर्मन पार्लियामेंट है। लेकिन 1932 तक लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी 37% वोट्स के साथ। तो देखो हिटलर एक पावरफुल स्पीकर था और उसका जो पैशन और उसके वर्ड्स थे ना, वो लोगों को हिला देते थे। तो हिटलर ने एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने का वादा किया था, और जो वर्सलिस ट्रीटी के टाइम अनजस्टिस हुआ है ना, जो न्याय नहीं हुआ उनके साथ, उसके उसको भी बदला लेने का उसने कहा था। और साथ ही साथ जर्मन पीपल की जो डिग्निटी गई है वो रिस्टोर करने की भी हिटलर ने कहा था। साथ ही साथ हिटलर ने यूथ, क्योंकि देखो काम ढूंढ रहा है, तो उनको भी एम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस कर दी थी कि एक सिक्योर फ्यूचर यूथ को मिलेगा। और ये भी प्रॉमिस था हिटलर का कि जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है जर्मनी पर, या फिर कॉन्स्पिरेसीज, जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज चल रही है ना जर्मनी के खिलाफ, इन सबको वो हटा देगा। हिटलर ने एक नए टाइप की पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दी थी। तो उसको ना समझ आ चुका था कि ये जो रिचुअल्स होते हैं, ये बड़े बड़े जुलूस होते हैं, इनका मास मोबिलाइजेशन में, मतलब लोगों का सपोर्ट इकट्ठा करने में कितना रोल है। तो नाजी लोग ना, नाजीज जो होते थे वो मैसिव रैलीज करते थे और पब्लिक मीटिंग करते थे, ताकि वो दर्शा सके कि हिटलर के लिए कितना सपोर्ट है, या सपोर्ट इकट्ठा कर सके। और साथ ही साथ इससे ना लोगों में एक यूनिटी की फीलिंग भी आती थी। जो रेड बैनर्स होते थे उन पे देखो स्वस्तिक होता था, नाजी सल्यूट होता था, और जो एक तरह से वाहवाही करते हुए चलते थे इन स्पीचेस में। तो ये सब ना एक तरह से हिटलर की पावर दिखाने का तरीका था। तो नाजी प्रोपेगेंडा ना स्किलफुली एक तरह से ना हिटलर को मसीहा की तरह लोग वो लोग दिखा रहे थे, एक सेवियर की तरह, बचाने वाले की तरह, कि वो आया ही इसलिए है ताकि लोग जो ये डिस्ट्रेस में, नाराजगी में है, इससे लोगों को बाहर कर सके। तो ये एक तरह की ऐसी, देखो लोगों में ना एक सेंस ऑफ डिग्निटी और प्राइड आ रहा था, जो कि देखो एक इकोनॉमिक क्राइसिस या पॉलिटिकल क्राइसिस के टाइम पर फंसे हुए हैं ना, तो हिटलर उनको एक तरह से मसीहा ही लग रहा था। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, जनवरी 1933 में ना प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने चांसलरशिप ऑफर कर दी थी हिटलर को। चांसलरशिप क्या होता है, वो हाईएस्ट पोजीशन होती है मिनिस्टर्स के कैबिनेट की। तो देखो अब तक ना नाजीज जो थे, उन्होंने कंजर्वेटिव्स को ना अपने सपोर्ट में कर लिया था, पावर उनके पास आ गई थी। तो हिटलर ने ना डेमोक्रेटिक रूल को हटाने का काम शुरू कर दिया था, कि अब डेमोक्रेटिक रूल नहीं रहेगा। तो एक मिस्टीरियस फायर देखो वो जर्मन पार्लियामेंट की बिल्डिंग में ना फरवरी में जो हुई थी, इसके कारण ना हिटलर को एक मौका सा मिल गया था। तो जो फायर डेक्री थी ना, यह आदेश था 28 फरवरी 1933 का, इसने ना लोगों के सिविक राइट्स, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, या फिर प्रेस के जो राइट्स है, असेंबली के जो राइट्स है, जो वेमर कॉन्स्टिट्यूशन देता था, ये हटवा दिए। तो देखो फिर देखो हिटलर ने क्या किया। हिटलर के जो एकदम कट्टर विरोधी थे कम्युनिस्ट, तो हिटलर ने ना इनका इनसे बदला लेना शुरू किया। तो इनको देखो न्यूली स्टेब्लिश्ड कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भी भेजा गया। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स क्या होते हैं, देखो एक ऐसा कैंप जो कि आइसोलेटेड होता है, मतलब अलग थलग कर देता है दुनिया से, और फिर इसमें लॉ वगैरह का हिसाब नहीं चलता, सीधा सजा दी जाती है।
और इसको ना सराउंड किया जाता था, इलेक्ट्रिकली बार्ब्ड वायर फेंसेस थे, मतलब बिजली दौड़ती है ना, ऐसी तारों से सराउंड कर दिया जाता था। तो कम्युनिस्ट को ना बहुत ज्यादा रिप्रेस किया जाता था, बहुत भयंकर तरीके से टॉर्चर किया जाता था। तो देखो, अब देखो कुछ ना अरेस्ट फाइल्स थी डुसलडॉर्फ की। तो इसमें देखो टोटल कितनी अरेस्ट फाइल्स थी, मतलब अरेस्ट करने थे। तो ये कितनी फाइल्स थी, 6,808 फाइल्स थी। इनमें से 1440 इतने तो सिर्फ कम्युनिस्ट ही थे, मतलब इतने मुकदमे तो कम्युनिस्ट के ही थे। अब डुसलडॉर्फ क्या है, ये एक छोटा शहर है जिसमें 500,000 की पॉपुलेशन है, मतलब 5 लाख के नजदीक। तो ये देखो जो 1440 कम्युनिस्ट थे, लेकिन फिर भी देखो उनमें कम्युनिस्ट क्या थे, कम्युनिस्ट अलग अलग तरह के विक्टिम्स जिनको प्रोसिक्यूट करते थे ना नाजी लोग या सजा देते थे, उनमें से सिर्फ एक टाइप थे, वरना 52 टाइप ऑफ विक्टिम्स को प्रोसिक्यूट करते थे नाजी लोग पूरे कंट्री में। तो 3 मार्च 1933 में ना एक फेमस इनेबलिंग एक्ट को पास किया गया, इनेबलिंग एक्ट। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली जर्मनी में ना डिक्टेटरशिप आ गई। जर्मनी में डिक्टेटरशिप इससे एस्टेब्लिश कर दी, तो हिटलर को ना सारी पावर मिल गई कि वो पार्लियामेंट को अब साइड करके अपने जनादेश के साथ चलेगा, अपने आदेश से चलेगा, डेक्री से रूल करेगा, मतलब अपने आदेश निकाल देगा अब वो। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी या फिर ट्रेड यूनियंस थे, इनको नाजी पार्टी के अलावा सभी को बैन कर दिया गया। नाजी पार्टी और उनके एफिलिएट्स को अलाउ किया था अब सिर्फ। तो स्टेट में ना, स्टेट देखो अब पूरा कंट्रोल आ गया था स्टेट का, इकोनॉमी के ऊपर, मीडिया के ऊपर, जन आर्मी के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर। अब गया वेमर रिपब्लिक। स्पेशल सर्विलांस और सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी इनको बनाया गया था ताकि वो कंट्रोल कर सके सोसाइटी को, और साथ ही साथ नाजी जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से सोसाइटी को चला सके। और फिर देखो कुछ जो रेगुलर पुलिस जो ग्रीन यूनिफॉर्म में होती थी ना, वो ये एसए भी होती थी, स्टॉर्म ट्रूपर्स। तो इसमें देखो गेस्टापो हो गया, गेस्टापो सीक्रेट स्टेट पुलिस थी, एसएस हो गया प्रोटेक्शन स्क्वाड, क्रिमिनल पुलिस और सिक्योरिटी सर्विस। तो अब ये सब देखो, इनके अलावा और भी ये फोर्सेस आ गई थी। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स थी ना न्यूली ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस की, तो इससे नाजी स्टेट को ना एक रेपुटेशन मिल गई थी, किस तरह की, कि वो एक बहुत ज्यादा भयंकर क्रिमिनल स्टेट है। मतलब नाजी स्टेट अब बहुत ज्यादा भयंकर क्रिमिनल स्टेट के नाम से जाना गया था। अब लोग जो लोग देखो गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर्स में डाले गए थे ना, उनको राउंड करके कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेजा जाता था, मतलब इकट्ठा करके कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेजा जाता था, या फिर देश से निकाल देना, या फिर बिना किसी लीगल प्रोसीजर के अरेस्ट कर लेना, ये सब आम हो गया था। पुलिस फोर्सेस को ना अब पावर मिल गई थी कि वो किसी भी तरह से मतलब काम करेगी ना, अब उनको दंड नहीं मिलने वाला। पुलिस फोर्सेस इतनी पावरफुल हो गई थी। अब रिकंस्ट्रक्शन, तो देखो हिटलर ने ना एक इकोनॉमिक रिकवरी जो करनी थी ना, क्योंकि एक जर्मनी उस टाइम पर तहस महस सा हो रखा था, उथल पुथल था सब कुछ। तो इसके लिए एक इकोनॉमिस्ट हाल्मर शाक्ट, इनको असाइन किया गया था। तो इनको ना, इनका एम था कि ये जो प्रोडक्शन या एम्प्लॉयमेंट की जितनी भी चीजें है ना, ये सब स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम के थ्रू वो अचीव करेंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट था, इससे कुछ फेमस जर्मन सुपर हाईवेज भी बने, और पीपल्स कार, लोगों की कार भी आई थी इसी के थ्रू, वॉक्सवैगन। तो फॉरेन पॉलिसी में भी देखो हिटलर को अच्छा सक्सेस मिला था। लीग ऑफ नेशंस उस टाइम पर होती थी 1933 में, तो हिटलर ने उससे बाहर कर लिया था जर्मनी को। और राइनलैंड जो कब्जा लिया था उसको भी रिऑक्यूपाई किया था 1936 में, और ऑस्ट्रिया को जर्मनी के साथ इंटीग्रेट कर लिया 1938 में। किस स्लोगन के अंडर, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। हम एक ही लोग हैं, हमारे एक ही एम्पायर होना चाहिए और हमारा एक ही लीडर होना चाहिए, और वो होगा हिटलर। और फिर देखो, फिर हिटलर का क्या मंसूबा था कि वो ना जर्मन स्पीकिंग सुदंता लैंड को कब्जा ले शेजोस्लोवाकिया से। लेकिन फिर देखो वो बाद में शेजोस्लोवाकिया पूरे कंट्री को ही कब्जा लिया उसने। और फिर देखो ये सब जो था ना, इसमें उसको इंग्लैंड का सपोर्ट था, क्योंकि इंग्लैंड को भी ना ऐसा लगता था कि ये जो वर्साइलेस का काम हुआ है ना, ये बहुत ज्यादा हार्श रहा है। तो इंग्लैंड का सपोर्ट था इनको। तो ये जो सक्सेस सब हिटलर को मिल रहे थे ना, या फिर अब्रोड में भी इसको बहुत ज्यादा सक्सेस मिल रहे थे, इसके कारण लग रहा था कि ये पूरे कंट्री की ना डेस्टिनी बदल देगा। हिटलर सिर्फ यहीं पे नहीं रुका। तो शाक्त ने ना हिटलर को एडवाइस किया कि आप रीआर्मामेंट मत करो, मतलब कि हिटलर जो जर्मनी के पास अब अपने आर्म्स नहीं थे, एम्यूनिशन नहीं थे, मिलिट्री वगैरह नहीं थी ना, तो शाक्त ने कहा कि अब रीआर्मामेंट मत करो, मतलब फिर से हथियार वगैरह मत खरीदो, ये मत प्रोड्यूस करो, क्योंकि ना हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अभी भी डेफिसिट फाइनेंसिंग पे ही चल रहा है अपना जो जर्मनी है। लेकिन देखो इस तरह के जो थोड़े से शाणे लोग होते थे ना, इनकी कोई जगह नहीं थी नाजी जर्मनी में। तो शाक्त को भी जर्मनी छोड़ना पड़ गया था, क्योंकि वो हिटलर से इस तरह से थोड़ी सी बात नहीं बन रही थी उनके आपस में। तो हिटलर ने सोचा कि वॉर एक ऐसा तरीका है जिससे इकोनॉमिक क्राइसिस से बचा जा सकता है। वो दूसरे कंट्रीज पे इस तरह से कब्जा करेगा और उनके रिसोर्सेज ले लेगा। तो रिसोर्सेज जो वो एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी करेगा तो इनसे ले लेगा ना।
तो सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड कर दिया। तो इसके कारण देखो एक वॉर हो गई थी फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी जर्मनी की। तो सितंबर 1940 में एक ट्रिपरटाइट पैक्ट को साइन किया गया बिटवीन जर्मनी, इटली और जापान। तो जिसमें ना हिटलर का क्लेम था कि वो एक इंटरनेशनल पावर बनेगा जर्मनी, इसको स्ट्रेंथ मिल रही थी इससे। तो क्या हुआ देखो, पूरे यूरोप के एक लार्ज पार्ट में ना काफी पपेट रेजिम्स आए, मतलब कि जिनको कंट्रोल तो नाजी जर्मनी ही कर रहा था। इस तरह के रेजिम्स भी सेट किए गए। 1940 के एंड तक ना हिटलर जो है वो अपनी पावर के पिनेकल पे था, मतलब बहुत ज्यादा पावर थी हिटलर पे उस टाइम पे। अब हिटलर का देखो लॉन्ग टर्म एम ये था कि वो पूरे ईस्टर्न यूरोप को कब्जा ले, क्योंकि वो देखो फूड सप्लाईज और लिविंग स्पेस जर्मन्स को इंश्योर करना चाहता था, कि वो चाहता था कि अच्छे से फूड सप्लाई रहे और लिविंग स्पेस रहे जर्मन्स के लिए। तो उसने सोवियत यूनियन को 1941 की जून में अटैक कर दिया। तो ये एक ब्लंडर था हिटलर का। तो इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण देखो जो जर्मनी के वेस्टर्न फ्रंट से ना ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग होने लग गई थी, ब्रिटिशर्स लोग हवा से बॉम्ब गिराने लग गए थे, और ईस्टर्न फ्रंट पे वो पावरफुल सोवियत आर्मी से भिड़ गए थे। सोवियत रेड आर्मी जो थी ना, तो उसने जर्मनी को एक काफी भयंकर वाली डिफीट दी थी स्टेलिनग्राड पे। और फिर देखो सोवियत रेड आर्मी जो थी ना, जर्मन सोल्जर सब पीछे हट रहे थे, उनका पीछा करती गई कहाँ तक, जब तक वो बर्लिन तक ना पहुंच गई। तो इससे देखो बर्लिन के ईस्ट साइड वाले यूरोप पे ना लगभग आधी सदी तक सोवियत लोगों का काफी इन्फ्लुएंस कंट्रोल रहा है। तो देखो मीनवाइल यूएसए जो थे ना वो वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा था। वो क्योंकि देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स उसने देख ली थी वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर ही, कि किस तरह वॉर में जाने से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो यूएसए चाहता नहीं था कि वो इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन फिर भी वो देखो रह नहीं सका, उसको इन्वॉल्व होना ही पड़ा, क्योंकि जापान भी अपनी पावर ईस्ट की तरफ बढ़ा रहा था। उसने ना फ्रेंच इंडो चाइना को कब्जा लिया था जापान ने, और वो प्लान भी कर रहा था कि वो यूएस के नेवल बेसिस जो है ना पैसिफिक में, उन पर अटैक कर दे। तो जब जापान ने अपना सपोर्ट हिटलर को दे दिया और यूएस का जो बेस था ना पर्ल हार्बर पे, इस पर अटैक कर दिया, तब जो बॉम्बिंग कर दी थी ना इस पे, तब यूएस को आना पड़ा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो देखो ये वर्ल्ड वॉर खत्म कब हुई, ये खत्म हुई थी मई 1945 में हिटलर की डिफीट के साथ। और यूएस ने हिरोशिमा पर एटॉमिक बॉम्ब गिर दिया था, जापान के हिरोशिमा पर एटम बॉम्ब गिर दिया था। तो अब इधर से ये मतलब वॉर खत्म हो गई थी। तो अब इतने से हम समझ चुके थोड़ा सा ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अपने को ब्रीफ मिल चुका है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में, जो हमने स्टार्टिंग में पार्ट 1 में देखा था ना हेलमट और उसके फादर की स्टोरी, अब उसकी तरफ थोड़ा सा देखने वाले हैं। अब हम आगे आने वाले पार्ट्स में हम थोड़ा नाजी क्रिमिनलिटी जो थी, नाजी लोग क्या कर रहे थे वॉर के टाइम पर, वो सब देखेंगे अब आने वाले पार्ट्स में। इसी के साथ ये वाला पार्ट हम खत्म कर रहे हैं। थैंक यू।